अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर जो है वो है कि अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान साहब किसी भी डील के लिए तैयार नहीं। अलीमा खान साहबा जो हैं वो अपने भाई इमरान खान साहब से मुलाकात करके आई हैं अडयाला जेल के अंदर। वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान साहब अभी भी उनके हौसले बुलंद हैं और वो किसी डील से इंकारी हैं। इससे कम अज़ कम ऊंचे एमओयूओं पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा, जो कि पिछले दिनों से चल रही थी कि जैसे जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अब ये रहा नहीं जा रहा कि वो इमरान खान साहब से बात किए बगैर गुजारा कर सके। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर इस कदर दबाव पड़ चुका है, अवामी दबाव है कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू करके उनके साथ बातचीत की जाए और उन्हें वापसी का रास्ता फराहम किया जाए। अलीमा खान साहबा के आज के बयान से इस तमाम बात के ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनसे ये बातचीत सुनी होगी कि अब इस्टेब्लिशमेंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हामियों का इस कदर दबाव बढ़ चुका है कि वो इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाए या उनसे कोई बातचीत की जाए। लेकिन अलीमा खान साहबा ने बड़ा क्लियरली और खुलकर बता दिया है कि इमरान खान साहब से अभी तक जेल में किसी ने कोई मुलाकात नहीं की, कोई खुफिया मुलाकात नहीं हुई, किसी किस्म का पैगाम नहीं भेजा गया। बल्कि अलीमा खान साहबा ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे किसी ने अभी तक कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं की। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी के बाद से आज तक इस उम्मीद पर बैठे हैं कि किसी न किसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी अंडर प्रेशर आ जाएगी कि उसको इमरान खान साहब से दोबारा बात करने की ज़रूरत होगी। इसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो उन कंस्पिरेसी थेरिस्ट का भी है, जो कि पिछले काफ़ी अर्से से कंस्पिरेसी थेरियाँ फैला रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर साबिक जो सियासतदान थे और पाकिस्तान के अंदर वो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनकी जो आनिया जानियाँ चल रही थी सदारत के अंदर, ऐवान सदारत के अंदर वो सदर साहब से मुलाकातें कर रहे थे और दूसरे लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, तो कहा जा रहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर डील ब्रोकर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब को कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाएगा या इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। लेकिन इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया अलीमा खान साहबा ने, ये बताकर के अभी तक कोई भी इस किस्म की बातचीत नहीं हुई, इमरान खान साहब से किसी ने भी डायरेक्ट डील करने की कोशिश नहीं की। और हम आपको ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कोर कमेटी बनाई हुई है इमरान खान साहब ने, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश की गई, इस्टेब्लिशमेंट को बारहा पैगाम भी भेजे गए कि वो इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकालें और उनको कोई ना कोई रिलीफ दिया जाए। लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस बात पर कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, बड़ा क्लियर स्टेटस है कि इमरान खान साहब ने 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी सारी साजिश घड़ी थी और पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर हमला करवा कर इमरान खान साहब जो है वो अपनी ताकत को मजीद बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब उसमें चूंकि वो नाकाम हो चुके हैं, तो अब उनको मजीद किसी किस्म का भी रिलीफ या किसी किस्म की भी कोई जगह उनके लिए पाकिस्तानी सियासत में जो है मुस्तकबिल करीब उसके अंदर नहीं बनती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान के अंदर सियासतदान मुख्तलिफ औकात पर जेलों में जाते रहे हैं, लेकिन उनके जेलों में जाने और उनके इक़्तिदार में वापस आने के दरमियान का जो अरसा है उसके अंदर कम अज़ कम भी 2 या 3 साल कम अज़ कम दरकार होते हैं। इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो इक़्तिदार से निकाले जाने के फ़ौरन बाद इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। उन्होंने उसके लिए हर किस्म के हाथ पाँव मार के देखे, लेकिन अभी तक इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने को तैयार नहीं हुई, इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने पर आमादा नहीं हुई। और इमरान खान साहब और उनके एडवाइज़र्स की ये बहुत बड़ी गलती थी कि 9 मई के जो वाक़यात हुए, अगर उन्होंने जो कुछ भी प्लानिंग की, जो कुछ सोचकर भी प्लानिंग की, फौज में बगावत कराने की कोशिश की, सब कुछ नाकाम हो गया, सब सारी तदबीरें उनकी उल्टी पड़ गई और अब इमरान खान साहब जो है वो जेल में ही अपना वक्त गुजार रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, वो काफ़ी अरसे से शेव भी नहीं कर रहे और उन्होंने इस बात का भी गिला किया कि उनको जेल के अंदर एक्सरसाइज और वॉक करने की सहूलत नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद इस वक्त वो मोस्ट पॉपुलर सियासतदान भी कहलाए जा सकते हैं। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए जेल के अंदर उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। उनको जो फैसिलिटीज़ भी इमरान खान साहब डिज़र्व करते हैं, उनकी क्लास का जो भी कैदी होता है, जो कोई आम कैदी पढ़ा लिखा हो और इमरान खान साहब के बराबर का हो, उनकी पढ़ाई लिखाई उस बराबर हो और वो ऑब्वियसली साबिक वफाकी हुकूमत का वज़ीर आज़म रह चुका हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुकन रह चुका हो, तो उसको कम अज़ कम कुछ ना कुछ जो है फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी वो तमाम मिल सकती हैं जो उनको घर में दस्तयाब थी? तो इसका जवाब है नहीं। दुनिया भर के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता। अच्छी से अच्छी जेलें जो हैं वो भी घर से मुख्तलिफ होती हैं, घर के बराबर नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब की जो खुराकें हैं, देसी खुराकें जो वो खाते थे, जो उनकी रुक गई हुई हैं, देसी बकरे के गोश्त जो वो खाते थे, देसी मुर्गियाँ खाते थे और इस किस्म की जो उनकी
सेहतमंदाना ग़िज़ाती जब उनको नहीं मिल रही तो यकीनन इमरान खान साहब का वज़न भी कम होना शुरू होना ही था। लेकिन अब इसमें ज़रूरी बात यह है कि कम से कम उनको जो भी खुराक दी जा रही है ये इंश्योर किया जाए कि वो कम से कम उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फिज़िकल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए जितनी कैलोरीज़ या जिस किस्म की चीज़ें उनको चाहिए वो उनको मिलती रहें। अलीमा खान साहबा ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ये मुझे मज़ीद केसेस में भी सज़ा देंगे और इन्होंने मुझे अंदर रखने का लंबा प्लान बनाया हुआ है, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से डर कर बाहर नहीं भागूंगा और मैं पाकिस्तान के अंदर रहकर ही इन तमाम फोर्सेस का मुकाबला करूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का ये तुरा रहा है, ये उनका तरीकाकार रहा है कि वो पाकिस्तान के सियासतदानों को इस तरह जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो किसी न किसी तरह उनकी मिन्नत समाजत करके या उनसे कोई डील करके उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि उनके जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में मौजूद होते हैं उनको कुछ ठंडा किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये बात भी अभी तक नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सच में ये समझती है कि इमरान खान साहब ने 9 मई को पाकिस्तान की फ़ौज के इदारे के ऊपर हमला किया, जो इससे पहले पाकिस्तान के अंदर किसी ने भी नहीं किया। इससे पहले लोग लफ्ज़ी जंग तो करते रहते थे पाकिस्तान फ़ौज के साथ, पाकिस्तानी फ़ौज के सियासी किरदार पर बातें करते थे और मुख्तलिफ बातें करते थे, लेकिन फ़ौज के ऊपर डायरेक्ट अटैक, फौज के साथ हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन जो इमरान खान साहब ने 9 मई को की, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए शायद आने वाले मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का कोई शायद मौका ना रहे और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो होता आया है उसी को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इमरान खान साहब कम से कम भी 2-3 साल सियासत से भी बाहर होंगे और हो सकता है कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाने की हामी ना भरें, जब कभी भी अगर उनसे इस्टेब्लिशमेंट बात करें, उनको ऑफर करें और वो ना भरें तो वो जेल में ही रहेंगे। प्रोग्राम के अंदर दूसरी खबर जो है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि 50,000 या उससे कम तनख्वाह कमाने वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स किया जाए। अब यहाँ पर बहुत अहम सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 जो है इस वक्त, अगर आप महाना 50,000 रुपया कमाते हैं तो शायद आप दुनिया भर के अंदर अगर उसका मुआवजना करें, डॉलर टर्म्स में करें मुआवजना, तो ये तकरीबन $1 से भी कम की कमाई है। तकरीबन $150 के करीब बनता है, $160-80 के करीब बनते हैं, जिसके मुताबिक ये तकरीबन जो है वो तकरीबन $160-70 के करीब बनते हैं, जिसके मुताबिक रोज़ के तकरीबन $3 या $4 कमाई होती है दुनिया भर के अंदर। इतने तो इससे ज़्यादा पैसे जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर एक घंटे के अंदर मिल जाते हैं। अमेरिका के अंदर शायद मिनिमम वेज कई रियासतों के अंदर $22 तक भी पहुँच चुकी है एक घंटे की। पाकिस्तान के अंदर $3 कमाने वाले से भी वर्ल्ड बैंक मुतालबा कर रहा है हुकूमत से कि उनके ऊपर टैक्स लगा जाए। तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत ही बेहुदा किस्म का मुतालबा है। ये बहुत ही अजीब किस्म की बात है कि पाकिस्तान के गरीब जो पहले ही पिसे हुए हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक भरमार है, बिजली के बिलों से लेकर फ्यूल तक और फ्यूल से लेकर खाने पीने की अशिया तक हर चीज़ के ऊपर वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का शिकार है। तो उसके बाद उन पर डायरेक्ट टैक्सेशन मजीद बढ़ाने की क्या तो समझ बनती है, ये बात समझ से बाहर है। वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ मदों में पैसे देता रहता है। वर्ल्ड बैंक खुद जो है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर ऐसे कर्जे चढ़ा देता है जिसको शायद पाकिस्तान की हुकूमत वापस ना कर सके, और ये कर्जे यूजलेस कर्जे होते हैं। जिस तरह मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वर्ल्ड बैंक जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसे देता है। तकरीबन $200-300 मिलियन का इस वक्त भी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड बैंक फंडेड, जो कि पाकिस्तान में टैक्स रिफॉर्म्स की कोशिश कर रहा है। तो वो जो $300-350 मिलियन पाकिस्तान को लोन की सूरत में दिया गया टैक्स रिफॉर्म्स करने के लिए, वो भी ज़ाया हो जाता है और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बाबू हैं और इस किस्म के जो लोग हैं उन पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं महंगी गाड़ियाँ खरीदने के अंदर और अपने 5 स्टार होटलों के अखराजात के अंदर और इस किस्म की चीज़ों पर और दुनिया के इंटरनेशनल दौरों पर, जहाँ पर हम आपको ये बता दें कि ज़्यादातर बाबू जो हैं वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं। आम आदमी जो है वो, गरीब आदमी जो होता है वो नॉर्मल टिकट लेने से भी जाता है और ये लोग जो अफसरान होते हैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं। तो इस सब के अंदर भी वर्ल्ड बैंक बराबर का शराकतदार होता है। इस तमाम जो ये 2 नंबरी का धंधा चल रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं और उनको पता भी होता है वर्ल्ड बैंक को किसी को खास कैपेसिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगी, लेकिन वो पैसे अपने देकर पाकिस्तान को अपना मकरूज बना लेता है और उसके बाद फिर इस किस्म के मुतालबात करता है जो कि नहायत बेहुदा होते हैं, जिसके अंदर गरीब आदमी जो है 50,000 कमाने वाला इस वक्त पाकिस्तान में जो शख्स है वो पिछले 3 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन चल चुकी है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन पिछले 3 साल में तकरीबन 100-150% तक पहुंच चुकी थी। ₹1 की चीज़ जो है वो तकरीबन इस वक्त ₹3 की, ₹2.5 की मिल रही है। वो खरीदना मुश्किल है, घर के बिजली के बिल देने मुश्किल है। ऐसी सूरत में वो 50,000 रुपये पे किस किस्म का टैक्स दे सकता है। सो इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ये भी डिमांड कर रहा है कि 12.5 एकड़ का जो काश्तकार है उससे भी आप टैक्सेस वसूल करें। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि 12.5 एकड़ का जो काश्तकार है वो मुश्किल अपने अखराजात पूरे करके एक लिविंग जो अपनी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम कमाई कर रहा होता है। तो अगर उसके ऊपर भी टैक्सेस की भरमार कर दी जाएगी तो वो जो शख्स है या वो काश्तकार जो है उसके पास क्या इंसेंटिव रहेगा कि वो काश्तकारी करता रहे। ये वो चीज़ें हैं जो वर्ल्ड बैंक जो है
कागज़ों की हद तक बहुत अच्छी बातें लगती हैं कि पाकिस्तान में टैक्स जो है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, तो उसके लिए इन लोगों को टैक्सेशन के दायरा कार में लाया जाए, टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। 50,000 कमाने वाले शख्स से अगर हम टैक्स लेना शुरू कर देंगे और ज़्यादा और इस तरह 12.5 एकड़ वाला जो काश्तकार है उसकी भी इनकम है उसके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर देंगे, तो उन लोगों की ज़िंदगी पहले ही अजीरन है, मज़ीद अजीरन हो जाएगी। इसमें ज़रूरत यह है कि वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को बेबुनियाद किस्म की या यूजलेस किस्म की जो वो ग्रांट्स हैं या फंड्स जो हैं लोन्स की सूरत में वो 250-300 मिलियन 400 मिलियन के जो कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे दे रहे हैं उसको बंद किया जाए और पाकिस्तान के अंदर कर्ज़ों का जो इस तरह का सिस्टम है उसको बंद किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जे हैं और वर्ल्ड बैंक मज़ीद कर्ज़ों में फंसा कर फिर इस किस्म के बेहुदा मुतालबात करता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2022 के अप्रैल में जब उन्होंने इक़्तिदार इमरान खान साहब से छीन कर लिया और पाकिस्तान के अंदर नया वज़ीर आज़म आया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, तो उसके तकरीबन 1 माह बाद असम्बलियाँ तहलील करके एक इलेक्शन में जाने का प्लान बना चुकी थी। फैसला हो चुका था कि इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएंगे, 2022 के मई के अंदर ही पूरे मुल्क के अंदर हो जाएंगे, कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा और नया इलेक्शन किया जाएगा। लेकिन उस वक्त बावजूद जनरल बाजवा साहब ने और दीगर जो फौजी अफसरान थे उस वक्त के, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर डाला और फिर इमरान खान साहब भी सड़कों पर थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सोचा कि अगर हम इस वक्त असम्बली को तहलील कर देंगे तो फिर शायद हम इमरान खान साहब के हाथों में खेलेंगे। आज 1.5 साल बाद सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली तब्दील हो चुकी है। इस 1.5 साल के अंदर जो जिस किस्म की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की या उनकी पाकिस्तान जो PDM थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनके जो कोलिशन पार्टनर्स थे उन सब के साथ मिलकर जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बदल चुके हैं। इस वक्त महंगाई के बोझ तले जो अवाम है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का है वो अपने घर पर बैठा है, वो बहुत नाराज़ है नवाज शरीफ साहब की पार्टी से और शहबाज शरीफ साहब से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब नवाज शरीफ साहब जो है 21 अक्टूबर को वापस आने का ऐलान कर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की ड्यूटीज़ लगी हैं कि वो अपने अपने हल्कों में जाएँ और लोगों को निकालेंगे, वो आकर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का जलसा देखने के लिए आए। लेकिन मसला यहाँ पर यह हो गया है कि ये लीडरान जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, लोग इनको आगे से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आप लोगों ने पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी हुई है, हमारे जो घर में खाने को दाने नहीं रह गए और आप लोग हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बाहर भी निकले और सड़कों के ऊपर आए, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये सब कुछ जो है इसके बाद जो दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, टिकट होल्डर्स हैं, MPs और MNAs हैं, उन्होंने पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको बता दिया है कि मामला उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। इसलिए अब नई स्ट्रैटेजी ये बनाई गई है कि शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा और इसी तरह 4-5 जो गिने चुने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ हल्कों में जाकर इन MPs और MNAs की मदद करेंगे, वहाँ पर जलसे जुलूस किए जाएंगे ताकि वो इंश्योर कर सकें कि खाली MPA नहीं बल्कि सेंट्रल लीडरशिप भी गई है और वहाँ से लोगों को इस बात पर मजबूर किया जा सके कि वो ना सिर्फ 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर में आएँ बल्कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी नवाज शरीफ साहब को वोट दें। इस सिलसिले में आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर के दौरे के ऊपर हैं, 2 जगहों पर वो पहले ही खिताब कर चुके हैं, तीसरी जगह उनका खिताब जो है वो होना है। लेकिन हो फिर भी यही रहा है कि चंद सौ अफराद उनका जलसा देखने के लिए आ रहे हैं, चंद सौ अफराद जो है उनकी बातें सुनने के लिए आ रहे हैं। आइडिया उनका ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं। साबिक वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 3 मरतबा पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी अपनी भी स्टैंडिंग है। उनके बड़े भाई जो आ रहे हैं जिनका इस्तकबाल करना है उनकी अपनी भी स्टैंडिंग है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए मामला बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उनके जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से तो आप समझ लें कि तकरीबन साफ इनकार है कि नवाज शरीफ साहब आएँ या ना आएँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे जो उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स और वोटर हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम घर बैठे रहेंगे पर वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों की हुकूमत ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।